वेलकम टू क्यूज कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। आज हमारा जो मॉडल टेस्ट हुआ था, आज हम उसके आंसरों को जानने वाले हैं। चलिए उससे पहले आप सभी के लिए खुशखबरी है, बेहद बड़ी खुशखबरी है कि आपको क्यूज कंपटीशन क्लासेस लेकर के आया परीक्षा से पहले एक परीक्षा। ये होने वाली है आपकी प्री BSTC 2.0 BSTC 1.0 की सफलतापूर्वक होने के उपलक्ष्य में एक बार आपको स्वतंत्रता दिवस पर प्री BSTC 2.0 का आगाज़ होने जा रहा है। ये आपको संपूर्ण BSTC का जो पाठ्यक्रम आपसे एग्जाम हॉल के अंदर पूछा जाता है उसी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 19 अगस्त और 21 अगस्त को आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इसके लिए आप आज से ही एग्ज़ाम जो हमारे रजिस्ट्रेशन है वो प्रारंभ हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने आप का स्वयं का आकलन करें। और एक और विशेष सूचना, जो पहला, दूसरी और तीसरी रैंक पर आते हैं उनके लिए कोचिंग क्लासेस की तरफ से विशेष सम्मानों की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस कक्षा का। तो सबसे पहले जितना प्यारे तुम हो उतने प्यारे हमारे क्वेश्चन हैं और उतने ही प्यारे क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को उम्मीद करूंगा कि सभी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है। राज्य का मुख्यमंत्री होता है। अब राज्य का मुख्यमंत्री ऑप्शन पढ़े, क्या होता है? क्या नियुक्त होता है? ऑप्शन ए नियुक्त होता है, सी मनोनीत होता है, या फिर निर्वाचित होता है, या नोटा। सबसे फेवरेट है ना नोटा। तो बताइए राज्य का मुख्यमंत्री क्या होता है। सभी अपने पास पेन और अपने रजिस्टर रखें और इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्टों को पढ़ते चलें, क्योंकि इनके माध्यम से हम संपूर्ण जो यूनिट है उसको कवर करने का प्रयत्न करेंगे। तो बताइए राज्य का मुख्यमंत्री, जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, निर्वाचित होते हैं, नोटा। तो उससे पहले मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। मुख्यमंत्री का आखिर वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो बात करें अनुच्छेद 164 वन। कौन सा? अनुच्छेद 164 वन क्या कहता है कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता CM होगा। क्या होगा? CM, ठीक है ना। और उसको राज्यपाल नियुक्त करेंगे। क्या करेंगे? राज्यपाल नियुक्त करेंगे। देखिए क्वेश्चन भी कितना प्यारा बनाया गया है, नियुक्त करेंगे। उसने क्या पूछा है कि राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो क्या होता है? नियुक्त। और करते कौन है? राज्यपाल। बताता कौन है? अनुच्छेद 164 वन क्या बताता है कि जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता है उसे राज्यपाल क्या करेंगे? CM नियुक्त करेंगे। तो पहले का आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। सबके सही है ना? वेरी गुड। यही आशा और उम्मीद। बस ऐसे ही आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना है और अच्छे से गहन करते हुए आपको आगे बढ़ना है। हो गया। और इससे पहले और बात कर लेते हैं हम मुख्यमंत्री की। तो जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा में जो मंत्रिपरिषद होती है उसके निर्माण के लिए परामर्श देता है किसको? राज्यपाल को। लेकिन नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमसे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये क्वेश्चन मंत्रिपरिषद, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मंत्रिपरिषद है किसमें। तो मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो आर्टिकल आता है हमारा 163। क्या? 163। अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि राज्यपाल की सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, पहले पूछा गया है सामूहिक रूप से, यानी कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद से एक और क्वेश्चन अच्छा बनता है कि मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कब किया गया था? मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित, यानी कि इनका जो आकार था उसको निश्चित कौन से संविधान संशोधन में किया गया था? तो वो किया गया था 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया था। आगे समझ में? अब मंत्रिपरिषद, इसमें क्या कहा था कि जो आपके टोटल मेंबर्स हैं विधानसभा की, जो टोटल सदस्य संख्या है उसके 15% ही आपके बना सकते हो, मंत्री बना सकते हो। उस हिसाब से बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200, कितनी है? 200, और 200 का 15% निकालते हैं 30। तो राजस्थान में अधिकतम 30 क्या हो सकते हैं? मंत्री। लेकिन इनके अंदर याद रखना मुख्यमंत्री भी सम्मिलित होगा इसी 30 में, CM भी इसी के अंदर सम्मिलित होगा। अधिकतम कितने बना सकते हो आप? 30 बना सकते हो, ठीक है ना। अब
इसके बाद की प्रोसेसिंग सामूहिक रूप से। अब मंत्रिपरिषद सामूहिक, एक तो होता है व्यक्तिगत रूप से, किस रूप से? व्यक्तिगत रूप से। और व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद जिसके प्रति उत्तरदायी होती है वो होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल, ठीक है ना। और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो होती है विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। याद रखना, व्यक्तिगत रूप से पूछता है तो राज्यपाल के प्रति, और सामूहिक रूप से किसके प्रति होती है? तो विधानसभा के प्रति। समझ में आ गया सबको? वापिस, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पे। ऑप्शन क्या है? राज्यपाल के प्रति नहीं, राज्यपाल के प्रति तो क्या याद रखना है? व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगी, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है ना। और बात करते हैं विधानसभा की, तो इसमें होगी सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से। मुख्यमंत्री की बात करिए, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। विधान परिषद राजस्थान के अंदर है ही नहीं। क्या है? विधान परिषद राजस्थान के अंदर है ही नहीं। वैसे विधान परिषद की हम बात करें, वरिष्ठों का सदन कहा जाता है, वरिष्ठों का सदन कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विद्वानों का सदन, विद्वानों का सदन, स्थायी सदन, स्थायी सदन इसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना आप थोड़ा सा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, हाँ, ये भी बेहद 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 अच्छा और खूबसूरत क्वेश्चन है। जितनी खूबसूरत आप हो उतना खूबसूरत ये क्वेश्चन है। चलिए, आप इनको लिखना चाहें तो साथ में लिखते चलें, जिससे क्या है आपको बाद में भी याद होता रहे, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेदों को बताइए, कौन सा युग में गलत है। सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखना कि पूछ क्या रहा है। यहाँ पर पूछा है गलत। क्या पूछा है? गलत, ठीक है। अब बताने हैं गलत। अनुच्छेद 164 विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल, यहाँ तक ठीक है, अच्छा लग रहा है। आगे, अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद का निर्माण मुख्यमंत्री के परामर्श से होगा। ये भी ठीक लग रहा है। चलो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ये भी ठीक है। तो क्या पूछा है? गलत, यानी कि इनमें से कोई सा गलत नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। कैसे? देखो, हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो 64 में क्या होगा? विधानसभा का, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता क्या होगा? सीएम, ठीक है ना। बात करें 167 में, 167 के तहत क्या होगा? सीएम से सूचना मांग सकते हैं कौन? राज्यपाल। राज्यपाल हैं, सीएम से शासन संबंधित सूचना मांग सकते हैं। कौन सी? शासन संबंधी, शासन संबंधित सूचना मांग सकते हैं, ठीक है ना। किस अनुच्छेद में? 167 में। 164 में सीएम होगा। फिर 163 की बात करें तो इसमें क्या होगी? मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद का निर्माण नियुक्त तो करेंगे राज्यपाल, लेकिन किसके परामर्श से? सीएम के परामर्श से। अब देखिए, सही है क्या? सही लग रहा है आपको? बिल्कुल सही है, ठीक है ना। एक और याद रख लेना आप 166 को, कि जो राज्य के शासन संबंधित सभी कार्य हैं, शासन संबंधित सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। किसके नाम से? राज्यपाल के नाम से, ठीक है। राज्य के शासन संबंधित सभी काम किसके नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? नोटा, यानी कि इनमें से कोई सा भी सत्य है। कौन सा गलत है? तो वो कौन सा गलत है? नोटा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमें, ठीक है, क्या कह रहा है? चलो एक सेकंड, इसको हटा देते हैं पहले। हाँ, इसको आप कॉपियों में लिख लो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अभी हमने बात की थी, तो इस पर ज़्यादा समय खर्च नहीं करेंगे। मंत्रिपरिषद की मुख्यमंत्री के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो अभी कहा था हमने परामर्श से तो किसका होगा? सीएम। लेकिन नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान में न्यूनतम 30
वह अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या कहता है, मंत्रिपरिषद स्थायी होती है। अच्छा, आगे व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होती है। और आगे देख लो, ठीक है, दिख रहा है अब तो सबको, वेरी गुड। पढ़ें, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होती है। मंत्रिपरिषद का आकार 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, यानी मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित 91वें संविधान, बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा था मंत्रिपरिषद है वो स्थायी होती है, ठीक है ना, और राजस्थान में न्यूनतम 30 व अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं, और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार है। मंत्रिपरिषद का आकार 91वें संविधान संशोधन के द्वारा निश्चित किया गया था। तो पहली बात तो ये याद रखना है कि राजस्थान में न्यूनतम तो कितने होते हैं, 12 मंत्री, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 30। इनके अंदर क्या होगा, सीएम भी शामिल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये उल्टा लिख रखा है, न्यूनतम मंत्री तो कितने होंगे, 12, और अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, 30, ठीक है ना। और यहाँ पर यह याद रखना, यह मंत्री परिषद नहीं है, शायद विधान परिषद है, विधान परिषद, क्योंकि विधान परिषद क्या होती है, स्थायी होती है, ठीक है। तो ये याद रखना आप। चले आगे, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि राजस्थान में न्यूनतम 12 मंत्री और अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम, मुख्यमंत्री से है आपका क्वेश्चन। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, क्या पूछा है, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। क्या हीरालाल शास्त्री थे, जयनारायण व्यास थे, या टीकाराम पालीवाल थे, CS वेंकटाचारी थे। यानी कि हमें यह बताना है राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो बात करते हैं हम एकीकरण, और एकीकरण में सबसे पहले मंत्री बनाया गया था, मुख्यमंत्री, वो बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। किसको, हीरालाल शास्त्री को। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री तो कौन हो जाएंगे, हीरालाल शास्त्री। लेकिन जयनारायण व्यास की बात करते हैं तो ये क्या थे, ये एक तो संविधान सभा के सदस्य थे। कौन थे, संविधान सभा के सदस्य, ठीक है। और क्या थे ये, इसके साथ साथ मनोनीत CM, ठीक है ना। आगे बात करें हम टीकाराम पालीवाल, तो ये मनोनीत और निर्वाचित दोनों थे, मनोनीत और निर्वाचित। ऐसे CM जो मनोनीत और निर्वाचित थे वो कौन थे, वो थे टीकाराम पालीवाल। बात करें CS वेंकटाचारी की, तो ये एकमात्र CS थे, CM थे जो ICS अधिकारी थे। कौन थे, ICS अधिकारी। और दूसरा याद रखना, ये केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति की थी। किसने की थी, केंद्र सरकार ने, ठीक है। तो याद रखना, टीकाराम पालीवाल निर्वाचित, मनोनीत, CS वेंकटाचारी ICS अधिकारी, और केंद्र के द्वारा नियुक्ति की जाती है। आगे बात करें पहले मुख्यमंत्री की, तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। कौन थे, हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की, किसकी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हमें, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या पूछ रहा है, सत्य नहीं है। चलो बताओ, पढ़ो, सभी आंसर देने का प्रयत्न करें। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन ए। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा, ऑप्शन बी। एकमात्र ICS अधिकारी जो मुख्यमंत्री बने CS वेंकटाचारी। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। इनमें से कौन सा सत्य है। तो बात करें सर्वाधिक कार्यकाल की, तो बिल्कुल सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा, बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चलो, एकमात्र ICS, अभी पढ़ा था, ICS अधिकारी जो मुख्यमंत्री बने थे वो थे CS वेंकटाचारी, ये भी सही है। और क्या पूछा है, गलत। न्यूनतम कार्यकाल मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, जब न्यूनतम कार्यकाल वाले हीरालाल देवपुरा हैं तो ये नहीं हो सकते, ये याद रखना। हरिदेव जोशी सर्वाधिक बार MLA के रूप में शपथ लेने वाले, MLA के रूप में शपथ लेने वाले, ठीक है ना।
वो मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा डी। कौन सा? डी। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी नहीं है, हीरालाल देवपुराण। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमसे कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है ना, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताइए आप। सुचिता कृपलानी थी, हरमनप्रीत कौर थी, वसुंधरा राजे थी, अमरजीत कौर थी। सॉरी फॉर, ठीक है, क्या बताना है? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, बात करते हैं वसुंधरा राजे की। तो वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम महिला सीएम थी। राजस्थान की प्रथम महिला सीएम कौन थी? वसुंधरा राजे। ठीक है, तो ये तो नहीं है। बात करें हरमनप्रीत कौर और अमरजीत कौर की, तो ये कोई सीएम नहीं बनी थी। तो राजस्थान भारत की हमारी बच जाती हैं एकमात्र सुचेता कृपलानी, जो कि क्या थी? इंडिया की फर्स्ट महिला सीएम थी। ठीक है ना, फर्स्ट सीएम किसकी थी? इंडिया की। ठीक है ना, तो ये याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब ए के साथ। किसके साथ? ए के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 9 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 9 बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है। जितने प्यारे तुम हो उतना प्यारा क्वेश्चन है। तो पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और जवाब देने का प्रयत्न करें। थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ, पढ़िए आप। मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यता नहीं होनी चाहिए। इसमें ये पूछा था, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला भारत का नागरिक हो, ये तो पहली प्रायोरिटी है। किसी का भी चुनाव लड़ दो आप, सबसे पहली आवश्यकता वो होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन बी की बात करें, अधिकतम आयु 25 वर्ष हो। ठीक है, विधानसभा बहुमत प्राप्त दल का नेता हो, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ये भी ठीक है। तो इसमें अब कौन सा गलत है? सबके आंसर हो गए? नहीं आ रहा नजर कोई सा? यही, बिल्कुल यही गलतियां करवाते हैं वो हमसे। अब देखिए इसको अच्छे से पढ़िए ऑप्शन बी को। इसमें लिख रखा है अधिकतम। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, बल्कि न्यूनतम की सीमा है समझ में? बस यहाँ गलती करवाता है वो हमसे। ठीक है ना, और यही गलती हमको नहीं करनी है। तो याद रखना कि न्यूनतम सीमा 25 वर्ष होती है, अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है। भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सत्य बात है। विधानसभा बहुमत प्राप्त दल का नेता हो, ये तो हमें बिल्कुल आ रही थी। ठीक है ना, और मानसिक रूप से भी कैसा हो? स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 9 का आंसर किसके साथ जाएगा? बी के साथ। यानी अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष नहीं होती है। न्यूनतम आयु की बात करें तो वो 25 वर्ष अवश्य होती है। आगे चलिए 10वें नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमसे? थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा पढ़ना है ना। वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है और जिसमें मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत है। क्या क्या पूछ रहा है कि वर्तमान के अंदर 15वीं विधानसभा चल रही है। कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं विधानसभा चल रही है। दिख रहा होगा शायद आपको, वर्तमान में 15वीं विधानसभा। तो यही याद रखना पहली बात तो कि वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं। पहला क्वेश्चन, जिसमें मुख्यमंत्री, इसके सीएम कौन है? सीएम अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है, आगे तथा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी। एक और क्वेश्चन कंप्लीट। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। ठीक है ना, सीपी जोशी। तो याद रखना 3 फैक्ट तो यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और 15वीं विधानसभा भी चल रही है। तो आगे अपना कार्य, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। विधानसभा अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाती है तो मुख्यमंत्री त्यागपत्र किसे देगा? राज्यपाल को देगा, न्यायाधीश को देगा, विधानसभा अध्यक्ष को देगा या गृह मंत्री को देगा? मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको। अब बताइए आप किसको त्यागपत्र देगा? ऑप्शन ए राज्यपाल के साथ में, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष के साथ में, ऑप्शन सी न्यायाधीश के साथ में और ऑप्शन डी गृह मंत्री के साथ में। बताइए किसको जवाब देगा? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आप सभी के, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही जवाब है सभी के। किसके साथ में जाएगा? तो ये अपना जो
त्यागपत्र देंगे तो वो त्यागपत्र देंगे किसको देंगे? बिल्कुल राज्यपाल को। किसको देंगे? राज्यपाल को। कौन देंगे? मुख्यमंत्री। अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राज्यपाल को। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है, बताइए। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, पर अच्छा है। एक साथ सारी नदियाँ कंप्लीट, एक साथ सारी नदियाँ कंप्लीट, बस बशर्ते ये ध्यान से देखना। पहला, हम कथन पढ़ने हैं कौन कौन से। लूनी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है। चलो लूनी की बात करते हैं थोड़ी सी, हाँ ज़्यादा नहीं, आराम से कम कम बात करते चलेंगे। ये नागपाड़ के अजमेर से लूनी का उद्गम होता है। बिल्कुल सही बात है, लूनी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है। ठीक है ना। और थोड़ा सा और बात करें इसके बाद, तो इसमें एकमात्र मिलती है जोजड़ी। कौन सी? जोजड़ी। इधर से आती है इसके अंदर बांडी, और बांडी को हम बोलते हैं केमिकल रिवर। कौन सी? केमिकल रिवर, यानी कि रासायनिक नदी। बांडी की सहायक नदी है गुइया। कौन सी? गुइया। फिर आती है लीलड़ी। कौन सी? लीलड़ी। फिर आती है मीठड़ी। कौन सी आती है? मीठड़ी। फिर आती है सूकड़ी। कौन सी? सूकड़ी। फिर आती है जवाई। कौन सी आती है? जवाई। फिर आती है खारी। कौन सी आती है? खारी। ठीक है ना। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। और इसकी एक और बात करें, बालोतरा एक स्थान है, यहाँ पर इसका क्या हो जाता है? आदि खारी आदि मीठी नदी हो जाती है। ठीक है ना। कौन से स्थान पर? बालोतरा पर जाकर के आदि खारी आदि मीठी हो जाती है। ठीक है ना। तो याद रखना, बालोतरा बाड़मेर में। ठीक है ना। आजकल तो एक नया ज़िला बना दिया गया है। और थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ नए आंकड़ों के साथ में भी, कि जो आपकी लूनी नदी पहले बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर और जालौर में जाती थी, तो अब इन दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं जाएगी, सांचौर से निकल करके ही कच्छ किरण गुजरात के अंदर चली जाएगी। तो थोड़ा सा इसको भी याद आप रखना। अभी तो बात करते हैं, अभी पूछा नहीं जाएगा ऐसा, लूनी नदी 6 जिलों से प्रवाहित होती है। ठीक है ना। और कहाँ जाती है? गुजरात में। ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन बनता है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। क्या है? पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना। तो ये जो लूनी नदी थी उससे बनने वाले फैक्ट थे, हमने सारे देख लिए। आगे बात करते हैं हम। इसको याद रखना आप, बांडी केमिकल रिवर कहा जाता है। एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली जोजड़ी है। इसे आदि खारी आदि मीठी नदी के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए आगे दूसरी नदी दे रखी है बनास का उद्गम। बनास नदी का उद्गम खमनोर पहाड़ी राजसमंद से होता है। चलो बनास को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। बनास की बात करें तो बनास नदी का उद्गम कहाँ से बता रहा है? ये खमनौर की पहाड़ी। और खमनौर की पहाड़ी कहाँ है? खमनौर कहाँ है? राजसमंद में। ठीक है ना। कहाँ है? राजसमंद में। तो याद रखना ये कौन सी है? बनास। बनास को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वन की आशा, बरणासा। और एक और यहाँ से एक जो रेत होती है बनास, इस रेत के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? तो वो है बनास। ठीक है ना। भूरी मिट्टी के लिए या भूरी रेत के लिए बनास नदी प्रसिद्ध है। अगर जाकर के किस में मिल जाती है? तो ये मिल जाती है चंबल में। किस में मिल जाती है? चंबल के अंदर मिल जाती है। ठीक है ना। तो याद रखना। और एक और मिलती है इसके अंदर आकर के सीप। कौन सी? सीप। और ये मिलती है रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर पर। कहाँ पर? रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर पर। और यहाँ पर क्या बनाती हैं? त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी? चंबल, बनास, सीप। कौन कौन सी हो जाएंगे? चंबल, बनास और सीप। सीप, चंबल, बनास कहाँ पर मिलेंगी? रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है ना। तो याद रखना बनास से। ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे कौन सी नदी पूछी है? तीसरा, माही नदी का उद्गम अमरेरू हिल्स मध्य प्रदेश होता है। माही को लेकर के बात कर लेते हैं। ये राजस्थान है, ये अमरेरू हिल्स है। ठीक है। अमरेरू हिल्स से उद्गम होता है। बिल्कुल सही है, ये तो मान लिया हमने। अमरेरू हिल्स से इसका उद्गम होता है। बिल्कुल सही है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो कहाँ से प्रवेश करेगी ये? खांदू गांव बांसवाड़ा से। खांदू बांसवाड़ा से लिख लो आप तो। खांदू बांसवाड़ा, हाँ ज़्यादा नहीं, अपन थोड़ी थोड़ी बात करें। इस पर पहला बांध बना हुआ है माही बजाज सागर बांध। ठीक है ना।
माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। दूसरा बना हुआ है कागदी पिकअप बांध। कौन सा? कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध, जैसे इसका एक्स्ट्रा पानी हो जाता है माही बजाज सागर का तो कागदी पिकअप के अंदर छोड़ देता है। तीसरा बना हुआ है यहाँ पर कड़ाना बांध। याद रखना कड़ाना बांध कहाँ बना हुआ है? तो गुजरात के अंदर। कहाँ बना हुआ है? गुजरात के अंदर बना हुआ है। यहाँ पर एक आती है सोम नदी। कौन सी? सोम। सोम की बात करें तो कहाँ से आती है? बीछामेड़ा से। कहाँ से? बीछामेड़ा की पहाड़ियों से आती है। एक और नदी आती है यहीं पे, उसका नाम है, यहाँ से आती है जाखम से, जाखम नदी, और जाखम आती है प्रतापगढ़ से। कहाँ से? प्रतापगढ़ से। ठीक है ना, तो ये याद रखना। तो सोम माई जाखम एक संगम बनाती हैं नवाटापरा में। कहाँ पर? नवाटापुरा गांव में। नवाटापुरा गांव कहाँ पर है? बेणेश्वरम धाम डूंगरपुर में। कहाँ पर है? बेणेश्वरम धाम डूंगरपुर में। कहाँ पर? बेणेश्वरम धाम डूंगरपुर में। तो ये याद आप रखने हैं माही नदी से। और बात कर लेते हैं इस नाम को, तो इस नाम को क्या कहा जाए? इसको क्या कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। क्या कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा। आगे आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। ठीक है ना। दक्षिणी राजस्थान की, इसका जो मैदान है बांसवाड़ा के अंदर और प्रतापगढ़ में, इसका 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ में ये कांटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये, और ये याद रखना मैदानों का पूर्वी मैदान का भाग है। तो ये हो जाती है किसको लेकर के? पूरी बात माही नदी को। चलिए आगे बात करते हैं हम। काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। क्या कहा है? काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। बिल्कुल सही। आगे चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी से होता है। चलो चंबल भी थोड़ी सी मोस्ट है, पढ़ लेते हैं। चंबल, तो चंबल का उद्गम जानापाव पहाड़ी से। कहाँ से? जानापाव। और जानापाव की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ से उद्गम होकर के ये पुनः इटावा में जाकर के यमुना में मिल जाती है। कौन सी नदी है? यमुना। और कहाँ पर मिलती है? तो इटावा में। कहाँ? इटावा यूपी में। चलिए और क्या है? ये प्रवेश कहाँ से करती है? 84गढ़ से। कहाँ से? 84गढ़ चित्तौड़ से। कहाँ से? 84गढ़ चित्तौड़ से। जैसे ये मध्य प्रदेश से थोड़ा सा आगे चलती है, इस पर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? गांधी सागर बांध। कौन सा बना हुआ है? गांधी सागर बांध। स्थिति पूछता है कहाँ है? मंदसौर में। कहाँ पर है? मंदसौर में। और मंदसौर कहाँ है? एमपी में। यानी टोटल पूछता है चंबल परियोजना पर कितने बांध हैं? तो 4 हैं, लेकिन राजस्थान में 3 है, 1 एमपी के अंदर है। आगे बात करें राजस्थान में पहला बांध राणा प्रताप सागर। ठीक है ना। इसको याद रखना, जल भराव की दृष्टि से, जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध। जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वो है राजस्थान का। इस पर तो सबसे बड़ा बांध पूछेगा, अभी बताऊंगा मैं इनके फैक्ट भी। पर यह याद रखना कि राजस्थान में जो जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक जलप्रपात देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इसका नाम है चूलिया जलप्रपात। क्या? चूलिया जलप्रपात। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखने को मिलता है हमें कौन सा? तो जवाहर सागर। कौन सा? जवाहर सागर बांध। और ये इसकी स्थिति पूछता है तो कोटा और बूंदी में। कहाँ पर? कोटा और बूंदी में। फिर एक और बांध बचा हुआ है इस पर, कोटा में देखने को मिलता है, और कोटा में उस बांध का नाम है कोटा बैराज। कोटा बैराज। अब मैं थोड़ी सी चर्चाएं कर लूँ इन बांधों को लेकर के। चंबल परियोजना पर सबसे बड़ा बांध तो मंदसौर का गांधी सागर बांध है, लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ा बांध चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर। राजस्थान में या फिर चंबल की जो चंबल परियोजना है, चंबल परियोजना पर सबसे अधिक विद्युत उत्पादन करने वाला बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर। 172 मेगावाट, 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। कौन करता है? तो वो राणा प्रताप सागर आपका करता है। ठीक है। यहाँ पर चूलिया जलप्रपात है। एकमात्र, इसको याद रखना, कोटा बैराज एकमात्र है जिससे सिंचाई के लिए बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? सिंचाई। इसमें विद्युत उत्पादन नहीं की जाती। इन तीनों बांधों से विद्युत उत्पादन की जाती है, लेकिन इसमें सिंचाई।
सिंचाई में भी कितनी 14 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। कितनी लिफ्ट नहरें 14 में से 8 राजस्थान में हैं और 6 एमपी में जाती हैं, ठीक है ना। 8 राजस्थान में और 6 एमपी के अंदर प्रवाहित होती हैं। तो ये चंबल नदी आपकी पूरी ही रिवाइज हो जाती है, ठीक है ना। चंबल भी 6 जिलों से बहती है और चंबल का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसको चमरणवती कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है और इसको कहा जाता है वर्ष भर यानी कि 12 मासा नदी। और इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसके जो क्षेत्र है इसके अंदर प्रभावित होती है उसको बीहड़ प्रदेश, क्या कहा जाता है, बीहड़ प्रदेश, ठीक है ना। तो ये इतनी सी बातें आपको याद रखनी है किसके बारे में, चंबल के बारे में बस। और आज चंबल हमने पूरी पढ़ ली, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे तो ये हो जाती है चंबल नदी का उद्गम जानापा पहाड़ी से होता है, बिल्कुल सही है। बेड़च नदी का उद्गम गोगंदा पहाड़ी उदयपुर से होता है। चलो इसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये गोगंदा की पहाड़ी है, गोगंदा पहाड़ी उदयपुर, बिल्कुल सत्य बात है कि यहाँ से बेड़च का उद्गम होता है। और आगे मिलती है एक उदय सागर झील, कौन सी, उदय सागर झील। उदय सागर झील उदयपुर के अंदर स्थित है। इसमें गिरने के बाद में इसका नाम हो जाता है बेड़च, क्या हो जाता है, बेड़च, क्या हो जाता है, बेड़च। यहाँ तक इसका नाम क्या रहता है, आहड़, ठीक है ना। ये याद रखना आपको कि आहड़ या बेड़च किसकी है, किस में होती है, तो ये आहड़ गोगंदा से निकलने पर उदय सागर तक होती है और इसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है, बेड़च हो जाता है। तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा भी, कहा भी है कि बेड़च का नदी का उद्गम गोगंदा की पहाड़ी उदयपुर से होता है, सही है। सोम नदी का उद्गम बीचामेड़ा की पहाड़ियों से, ये पढ़ी लिया अभी माही के अंदर। काली सिंध नदी का उद्गम राजस्थान में सामेला से होता है। तो अब बिल्कुल ये कथन से सहमत नहीं है। काली सिंध नदी का उद्गम हमने पहले ही पढ़ा था कि काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। काली सिंध का नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से। अब बताने कौन कौन से कथन इसके अंदर सत्य हैं, बताइए आप। पहला, लूनी का नागपाड़ा अजमेर से होता है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि पहले वाले, अच्छा पहले सभी में हैं, वेरी गुड। आगे बात करें। दूसरा, बनास का उद्गम खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है, दूसरे भी सब में है। तीसरा, माही नदी का उद्गम अमरेरू हिल्स से होता है, तीन भी सभी के अंदर है, आगे, काली सिंध का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, बिल्कुल सही है। मतलब चार, मतलब ये तो नहीं हो सकता। इसमें भी 5 है, अच्छा हाँ 4 नहीं है और पूर्णतः सत्य पूछा है, तो बिल्कुल ये तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि 4 तो है, तो इसके अंदर भी है, इसके अंदर नहीं है, 4 नहीं है, तो बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता। आगे पूछा है 5वां, चंबल नदी का, चलो ऐसे लिखते चलो आप, 1 भी सत्य है, 2 भी सत्य है, 3 भी सत्य है, 4 भी सत्य है। 5वां, चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी से होता है, बिल्कुल 5 भी सत्य है। 6, बेड़च का उद्गम गोगंदा पहाड़ी से होता है, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 ही सत्य है। आगे, सोम नदी का बीचामेड़ा, ये 7 भी सत्य है। 8वां, काली सिंध नदी का उद्गम राजस्थान में शामिल है, नहीं, काली सिंध का कहाँ से होता है, तो काली सिंध का होता है हमारा मध्य प्रदेश से। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 को उसमें आ रहा है, 8 आ रहा है, मतलब नहीं है, 7 इसमें भी आ रहा है, लेकिन पूर्णतः सत्य पूछा है, 4 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आया समझ में, इसको और याद रखना, इस सामेला को। ये सामेला पड़ता है आपका झालावाड़ में, और सामेला कहते किसे हैं, ठीक है ना। एक तो सामेला रस्म भी होती है शादी से संबंधित, लेकिन एक याद रखना, सामेला है जो आपका काली सिंध और आओ, कौन सी, आओ और काली सिंध, इनके स्थान पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, गागरोन का। कौन सा, गागरोन। और गागरोन पर ये जो नदियाँ मिलती हैं, इस स्थान को कहा जाता है सामेला। क्या कहा जाता है, सामेला। क्या कहा जाता है, सामेला। तो याद रखना सामेला। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं।
हाँ थोड़ा सा समय थोड़ा अधिक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे सारे फैक्ट क्लियर हैं इसके साथ में, तो थोड़ा सा अपने टॉपिक भी क्लियर होते चलेंगे। तो थोड़ा सा बस संयम बना करके इनको सॉल्व करते रहें, अपने पेन रजिस्टर हाथ साथ में लेकर रखें। आगे, राजस्थान में अफवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदियों का आरोही क्रम क्या है? राजस्थान में अफवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदियों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले बात करें अफवाह की दृष्टि से, और वो भी कौन सा? आरोही। आरोही का मतलब है बड़े से, हाँ बड़े से छोटा, क्या छोटे से बड़ा? बताओ। बिल्कुल बढ़ते क्रम में। कैसे में? बढ़ते क्रम में। और जो बड़े से, जैसे यहाँ पर ए से अगर हम जेड की ओर जाते हैं, ऐसे नहीं समझोगे, इनको याद रखना आप। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग से। कैसे? असेंडिंग और डिसेंडिंग से। असेंडिंग पूछता है तो आरोही, और डिसेंडिंग पूछता है तो अवरोही। डिसेंडिंग से आप याद रखना डिस्क्रीज, यानी कि घटते। तो इसमें क्या है? इसमें पहले सबसे छोटी बतानी है, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो बताइए सबसे छोटी। तो सबसे छोटी बनास नहीं है, बनास नहीं है, बनास तो सबसे बड़ी है, और बनास एक के अंदर ही है, यानी कि माही, चंबल, लूनी, बनास। बिल्कुल। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया? सही है। अगर हमसे ऐसे राजस्थान के अंदर पूछता, तो राजस्थान के अंदर फिर बोलते हैं हम सबसे लंबी नदी चंबल है। कौन सी है? चंबल है। ठीक है ना? तो इसने क्या पूछा है? राजस्थान ने अफवाह की दृष्टि से पूछा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्न में से किन नदियों का उद्गम स्थल राजस्थान से होता है? कौन सी नदियां हैं उसका उद्गम राजस्थान से होता है? तो राजस्थान से आहड़ का भी होता है, बनास का भी होता है, सोम का भी होता है। ये भी हम पढ़ के आए हैं, परवन का। अच्छा, तो इसमें पूछना चाह रहा है किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता? याद रखना है, इसमें क्या पूछ रहा है? नहीं होता। तो किसका? परवन का। परवन का कहाँ से होता है? एमपी से। ठीक है, तो 13वें का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। अब बात करते हैं 14वें की। निम्नलिखित राजस्थान के निम्नलिखित वादों को नदियों के साथ मिलान कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। चलिए यहीं पे चयन कर लेते हैं अपन। क्या और क्या है? पहला, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है। अभी पढ़ा था, राणा प्रताप सागर चंबल पर है। ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, बिल्कुल सत्य कथन है। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर है, बिल्कुल सही है। और इससे याद रखना, ये राजस्थान का सबसे बड़ा है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध तो वो है माही बजाज सागर बांध। ठीक है ना? और ये कहाँ पर है? तो ये बांसवाड़ा में है। इससे क्या याद रखना है? जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध, जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध, की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वो है राणा प्रताप सागर। ठीक है ना? और एक और याद रखना, मिट्टी से निर्मित बांध पांचना बांध। कौन सा? पांचना बांध कहाँ पर है? करौली में। तो ये कुछ कभी क्वेश्चन पूछ ले, याद रखना सभी बांध एक साथ। आगे एक सत्य है, दो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, मेजा बांध कोटारी नदी पर है, और मेजा बांध स्थिति कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और कौन सी नदी पर है? कोटारी पे। बिल्कुल सत्य बात है। कोटा बैराज बांध चंबल नदी पर है, कोटा बैराज बांध भी चंबल नदी पर है। तो अब आगे इसके ऑप्शन दे रखे होंगे, मतलब चारों सत्य थे अपने, तो ये याद रखना। तो इसमें ऑप्शन अच्छा ये दे रखे हैं। ऑप्शन ए में 1 2 नहीं, अपने चारों सत्य थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर नोटा है, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसका? 14वें का। ठीक है। ऑप्शन नंबर 15 कौन सा? ऑप्शन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, नदियों को उनकी सहायक नदियों से मिलाइए। चंबल की गुंजाली, आहू, नेवा, चाकण, कुन्नू। अच्छा चलो ठीक है। ऑप्शन दूसरा बात कह रहा है कि माही की सहायक नदियां हैं सोम, माही, अनास, मोरैन। सही है, सही है। आगे बनास की कोठारी, मेनाल, कोठारी, मेनाल, और भी हैं क्या? अच्छा खारी। कौन सी है बनास की? तो बनास की कह रहा है हमसे कोठारी, मेनाल, कोठारी, मेनाल, खारी। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अब पूछ रहा है गंभीर की। किसकी? गंभीर की। माची, बरखेड़ा, अटा, भद्रावती। अच्छा ये
भद्रावती है, ठीक है। भदावरी आती है इसकी, भद्रावती नहीं होती है ये, भदावरी। तो याद रखना थोड़ा सा इसको। अब इनमें से कौन सा पूछ रहा है कि मिलाइए। कथन 2 सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 2 भी सत्य है, कथन 1 सत्य है, कथन 1 भी सत्य है, कथन 3 सत्य है, कथन 3 सत्य है तो कथन 3 भी सत्य है, और कथन 4 सत्य है तो कौन सी, कथन 4 सत्य हैं। तो सभी चारों के चारों सत्य हैं। कितने सत्य हैं, सभी चारों के चारों सत्य हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमने पढ़ा था क्या कि चंबल की जो सहायक नदियाँ कौन 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 सी है, तो उसकी है गुंजाली, काली सिंध और आहू, काली सिंध, गुंजाली, परवन, पार्वती, ये सभी की सभी किसकी हैं, चंबल की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद में पढ़ा था सोम, माही, जाकम, अनास, मोरैन, सब किसकी हैं, माही की। इसके बाद में बनास की पढ़े थे, कोठारी, मैनाल, ठीक है ना, और खारी, तो ये सभी किसकी हैं, तो ये बनास की। और गंभीर की थी माची, बरखेड़ाटा और भदावरी, तो सभी के सभी सत्य है। आगे बात करते हैं हम, त्रिवेणी संगम का कौन सा असत्य है। त्रिवेणी संगम के संबंध में कौन सा असत्य है। राजमहल टोंक में बनास डाई खारी, बनास डाई खारी कहाँ पर, राजमहल टोंक में, बिल्कुल सत्य है। बनास डाई खारियाँ राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बनाती हैं। बिगौद भीलवाड़ा में बनास बेड़च मेनाल, बनास बेड़च मेनाल भीलवाड़ा में बनाती हैं, बिल्कुल सत्य है। बेणेश्वरम धाम डूंगरपुर में, इनकी तो हमने बात कर ही ली, माई सोम जाखम बनाती हैं, इसकी भी बात कर ली। रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर चंबल बनास सीप बनाती हैं, ठीक है ना। बस ये 2 और याद रखना, बनास डाई खारी और बनास बेड़च मेनाल। एक और याद रखना, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी, तो वो है बनास। कौन सी है, बनास। तो चारों के चारों कथन सत्य हैं, मतलब असत्य कौन सा है, तो कोई सा नहीं है। असत्य क्या है, कोई सा नहीं है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17, 16वें में कौन सा हो गया, डी, 17वां। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, 1 मिनट में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ने की चेष्टा, ठीक है, याद करें। इसको क्या कहा था, BWHW, ठीक है, मान लिया। आगे इस वाले को क्या कहा था, BSHW, ठीक है। इसको क्या कहा था, CWG। और यहाँ पर हाड़ौती और जो बागड़ दोनों प्रदेश हैं, इनको क्या कहा था, AW। तो ये तो किसके हो गए, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। आगे क्या पूछ रहा है हमसे, कौन सा नहीं है, तो BWHW है, आगे BSHW भी है, लेकिन CWG था उनका, क्या था, CWG। तो ये और AW तो था ही सही यहाँ, तो ये नहीं था। तो ऑप्शन 17वां में सी नहीं है, ठीक है ना, यानी कि सी नहीं था। इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, इसके स्थान पर आ जाएगा CWG। क्या आ जाएगा, CWG, ठीक है। आगे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा AW में नहीं आता, नहीं आता, बताना है। कोटा AW की बात कर रहा है, तो बागड़ के तीनों BDP, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, इधर के कोटा, बारा और झालावाड़, ठीक है ना, ये सभी किस में आते हैं, AW में। तो अब देखिए इनमें से कोटा आता है, प्रतापगढ़ आता है, बांसवाड़ा आता है, सिरोही नहीं आता, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं आता, सिरोही। क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्टेड। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की। कौन सी, क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा सा और देख लो आप, इससे संबंधित एक और क्वेश्चन कभी पूछ ले, इसी के समान है। मैं अब जो वाइट पेन में लिखूंगा वो है ट्री वार्ता है, किसके, ट्री वार्ता के। इसकी बात करें, इन्होंने जो क्षेत्र बताया था वो था जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, ठीक है ना। और ये जो बताया था, ये बताया था अर्धशुष्क मरुस्थल का, अर्धशुष्क मरुस्थल प्लस करौली और सवाई माधोपुर, सभी किस में सम्मिलित होंगे, सभी सम्मिलित होंगे किस में, तो वो होंगे BSHW में। इसके अंदर कौन से शामिल होंगे, बागड़ प्लस हाड़ौती, बागड़ प्लस हाड़ौती किस में सम्मिलित होंगे, AW में, और बाकी बचे हुए किस में हो जाएंगे, CWG में। सेम इसी प्रकार से एक और महान
बेहतर थे, उन्होंने बताया था ट्री वार्ता के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, इस प्रदेश को BWH नाम दे दिया था, इसको BSH नाम दे दिया था, ठीक है ना। इसको बात करें CAW, ठीक है ना, इसको नाम AW। तो कोपेन और ट्री वार्ता के में याद रखना, यहाँ से इन्होंने W गायब कर देते हैं, यहाँ से भी W, और यहाँ पे याद रखना ये यहाँ पर ये तो G किसको इंडिकेट करता है, गंगा के मैदान को, किसको, गंगेटिव प्लेन को, गंगा के मैदान को, ठीक है ना। और ये करता है विंटर ड्राई को, किसको, विंटर ड्राई। विंटर ड्राई को इंगित कौन करता है, तो W। सी की बात करें, सी किसको करता है, कोल्ड समर को, किसको, कोल्ड समर। तो इनके इंडिकेट भी पूछ ले, सी किसको इंडिकेट करता है, कोल्ड समर को, W किसको करता है, विंटर ड्राई को, जी किसको करता है, गंगेटिव प्लेन को इंडिकेट करता है। तो ये ट्री वार्ता और कोपेन का समथिंग समथिंग सेम जलवायु वर्गीकरण था, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम, आगे है जलवायु के संबंध में कौन सी घटनाएं सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सी घटना है वो सुमेलित नहीं है, वो बतानी है हमें, ठीक है। तो पहला, ग्रीष्म ऋतु में लू और आंधी चलती हैं, बिल्कुल सही है। ग्रीष्म और लू में सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं, बिल्कुल सही है। और लू किसे कहते हैं, वो गर्म पवन है, वे गर्म पवन है जो राजस्थान से बिहार की ओर प्रवाहित होती हैं, उन्हें लू कहा जाता है। और आंधी जो नम भरी आंधियाँ, धूल भरी और नम भरी आंधियाँ होती हैं, उन्हें आंधी के नाम से जाना जाता है। शीत ऋतु की बात करें, महावट, भूमध्य सागर, कौन सा सागर, भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम बह करके या हमारे भारत के अंदर आती हैं और भारत में हिमालय से टकरा करके बारिश करती हैं। और ये कब करती हैं, शीत ऋतु में। किस में करती हैं, शीत ऋतु में। और इस टाइम की जो शीत ऋतु की फसलें हैं उनके लिए लाभकारी शामित होती हैं, विशेषकर किसके लिए, गेहूं के लिए। इसीलिए इसका नाम क्या रख देते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स। क्या रख देते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स। याद रखना, ये कौन सी हो गई, महावट। भूमध्य सागर से आती है, पश्चिमी विक्षोभ जेट स्ट्रीम के द्वारा आती हैं, भारत में हिमालय से टकरा करके ये बारिश करती हैं और ये रबी की फसल के लिए लाभदायक होती हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको गेहूं की फसल में पड़ने के कारण इन्हें कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप्स। क्या कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स। तो ये महावट हो जाती हैं। आगे बात करते हैं शरद ऋतु में कार्तिक हीट, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, शीत ऋतु में कार्तिक हीट, बिल्कुल नहीं। शीत ऋतु में तो महावट और शीतलहर होती है। शीतलहर क्या होती है, जब सर्दियों में के अंदर हिमालय की ओर से ठंडी पवनें आती हैं, उन्हें हम शीतलहर के नाम से जानते हैं। सभी घटनाएं सम्मिलित हैं। कार्तिक हीट भी होती है शरद ऋतु के अंदर, यानी अक्टूबर नवंबर में। ये मौसम जब वापस परिवर्तित होते हैं तब इसमें ना गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्टेड, सुमिलित नहीं है। आगे, क्रमश कोपेन व ट्री वार्ता का जलवायुकरण में कौन सा बेमेल है, क्रम से बताना है। तो हमने देखा था जो कोपेन का, इस वाले क्वेश्चन में देख ही लो, जो कोपेन का BWH है वही ट्री वार्ता का BWH है वही ट्री वार्ता का BWH है। जो कोपेन का BSHW है वो BSH है, और जो CWA है वो कोपेन का CWG था, और AW दोनों के बराबर है। चलिए देखते हैं, AW कोपेन का भी सबसे पहले किसका लिखना है, ट्री वार्ता का। लिखें ट्री वार्ता, इधर लिखें कोपेन, अब दोनों की लिखें। AW, इसका भी AW, तो मतलब ऑप्शन इज ए राइट। BWHW बिल्कुल गलत, यही गलत कर दिया इसने। जबकि BWH तो किसका होगा, ट्री वार्ता का, और BWHW किसका होगा, कोपेन का। आगे बात करें, इनका होगा BSH और इसका होगा BSHW। इधर एक और बचता है CAW और इनका होगा CWG, ठीक है। तो ये कोपेन और ट्री वार्ता के हो जाते हैं। आगे की बात करें, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास में जिनका हमने अध्ययन कर लिया, और आज हमने अच्छी तरीके से 2 टॉपिकों को कवर कर लिया। यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो उसके अंदर हमने जलवायु को और किसको,
नदियों को कंप्लीट कर लिया, भाव तंत्र को। और उसकी बात करते हैं तो उसके अंदर हमने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को कंप्लीट कर लिया, यानी कि 2-2-4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। और हाँ बिल्कुल, परीक्षा से पहले एक परीक्षा, उसका फिर से मैं आपको जिक्र करा दूँ, इसका ध्यान बिल्कुल ना भूलें आप। परीक्षा से पहले एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, इसमें आप ज़रूर परीक्षा दें और अपने आप का आकलन करें, ठीक है ना। 21 अगस्त को आपकी ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और नामात्र के शुल्क के साथ में आपको परीक्षा करवाई जा रही है।